हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें एक नया टॉपिक। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल दिया था मैंने आपको कि सेल होता क्या है, उसको हम बेसिक यूनिट कहते हैं। उसके अलावा उसमें सेल में हमने थोड़ी सी डिस्कवरी पढ़ी थी कि सेल को फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था, उसके बाद लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी, किस में डिस्कवर की थी, किस ईयर में डिस्कवर की थी, और फिर हम बताने वाले थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल या क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं कि जिसमें हम समझते हैं कि जो हमने सेल्स की डेफिनेशन ली थी उस सेल्स की डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो अगर सेल की डेफिनेशन जो हमने बोली थी कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो व्हाट इट मीन्स, तो इट मीन्स दैट कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी सेल्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर। तो इसको समझाने के लिए दो साइंटिस्टों ने कुछ पॉइंट्स, कुछ अपने अपने एस्पेक्ट्स दिए जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से उन्होंने समझाया कि सेल किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और वो पॉइंट्स, वो एस्पेक्ट्स क्या कहलाए, सेल थ्योरी। क्या कहलाए बेटा, सेल थ्योरी। तो व्हाट इज सेल थ्योरी, तो देखिए द सेल थ्योरी इज अ पॉइंट इन विच हाउ द सेल इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एनी ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले वो दिया किसने था बेटा, देखिए सबसे पहले किसने दिया था, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, शील्डिन एंड श्वान। शील्डिन in 1838 and he was a German botanist. You know the botanist, those peoples या those scientists, researcher which studied on the plants are the botanist and those are studied on the animals are called जूलॉजिस्ट। तो याद रखिए बेटा कि शील्डन कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, और श्वान कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। आप अगर इस तरीके से कंफ्यूजन हो तो आप एक ट्रिक से इस तरीके से याद रख सकते हैं कि श्वान आपको पता ही है कि एनिमल होता है, तो अब ये नहीं है, श्वान एक एनिमल होता है, तो आप याद कर सकते हैं कि श्वान जो थे वो कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। और याद रखिए बेटा कि इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया था। आपको ईयर भी दिख रहा होगा कि इन्होंने काम किया था 1838 और इन्होंने काम किया था बेटा 1839 में। इन्होंने, ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने किस पर काम किया होगा, प्लांट्स पर। ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने किस पर काम किया होगा, एनिमल्स पर। तो इन दोनों ने काम अपना इंडिपेंडेंटली काम किया, जो कि किसी के भी साथ में काम नहीं दे दिया, नॉट द कोवर्कर्स। क्लियर। तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया, इंडिपेंडेंटली काम करने के बाद में इन्होंने जो प्लांट्स पर अपने पॉइंट दिए और इन्होंने जो एनिमल्स पर अपने पॉइंट दिए, दीज पॉइंट्स, दीज एस्पेक्ट्स आर सेम। तो इन्होंने कंबाइंडली एक अपना एक थ्योरी, एक कंबाइंडली अपना प्रपोजल निकाला, दिस इज कॉल्ड दी सेल थ्योरी। क्लियर। और याद रखिएगा इसमें मेडिकल में क्वेश्चन बनता है इन साइंटिस्टों के नाम पर कि ये सेल थ्योरी किसने दी थी, तो किसने दी थी, शील्डन एंड श्वान। एक और चीज याद रखिएगा बेटा, एक बार उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया कि उनके पूरे नाम पूछ लिए गए। क्लियर। सरनेम तो सेम थे चारों के, शील्डन श्वान, लेकिन उन्होंने आगे के जो उनके जो फर्स्ट नेम है वो उन्होंने क्या कर दिए थे, डिफर कर दिए थे। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरे नाम दे रखे हैं। तो बेटा अगर एनसीईआरटी में कुछ भी दे रखा है वो उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको नाम सिर्फ शील्डन और श्वान नहीं, उसके आगे के नाम भी आपको याद करने हैं। क्लियर। अब उसके बाद में इन दोनों ने कंबाइंड इफेक्ट के साथ में क्या क्या वो पॉइंट्स बोले, वो क्या थे, देखिए वो पॉइंट्स हम समझते हैं। दीज आर दी फॉलोइंग पॉइंट्स जो उन्होंने ये बताया कि क्या क्या होता है। तो देखो बेटा क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यस वी नो दैट कि द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू एंड देन सेल। क्लियर। और यहाँ अगर हम एनिमल किंगडम को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हम जानेंगे भी कि जैसे जैसे क्लासिफिकेशन में हम ऊपर की तरफ चलते हैं वहाँ पर सेलुलर से मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर से टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म
जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सब जो बनते हैं वो अल्टीमेटली जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है बेटा, सेल है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यस, के यहाँ पर अगर हम बात करें कि एनी लाइफ फॉर्म, जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बेटा कौन सी होगी, सेल होगी। उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होगी बेटा, सेल होगी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी सेल्स होते हैं दे आर बेसिकली इन केमिकल कंपोजिशन। यस, इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वो हम ये बताते हैं कि दिस द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज सिमिलर इन ऑल सेल्स। अगर हम प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में जिस भी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेम आर द केमिकली सेम। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल इज सिमिलर इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। क्लियर। तो याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बात हुई थी कि सेल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो उन्होंने कहा था सेल इज बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन एंड कंटेन न्यूक्लियस। क्लियर। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही थी, किसने कही थी बेटा, शील्डन ने एक बात कही थी कि यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बाउंड के अलावा प्लांट सेल्स में, क्लियर, प्लांट सेल्स में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है जो उसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। और हमको पता है कि वो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा, सेल वॉल। कौन सा है, सेल वॉल। तो याद रखिए नॉर्मल हर सेल में सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दी ऑल टाइप्स ऑफ सेल, but the cell wall is not the universal structure because it is doesn't present in all types of cell। क्लियर। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या कह रहा था कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स का जो फंक्शंस है, जो एक्टिविटी है, अगर एक सेल की एक्टिविटी और उसमें जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है उन सब की एक्टिविटीज़ को अगर हम टोटल मिला दें तो वो उस स्ट्रक्चर की एक्टिविटी कहलाती है। जैसे अगर हम लिवर की बात करें तो बेटा लिवर की फंक्शनल यूनिट क्या आ गई, या किडनी की बात करें तो किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या आ गई, नेफ्रॉन आ गई। सही बात है कि नहीं। तो याद रखिए नेफ्रॉन्स का एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसमें भी अगर एक एक सेल्स का इंटरेक्शन जोड़ते चले जाएं, उसमें भी एक्टिविटीज़ का काम करते चले जाएं, फिर नेफ्रॉन में बहुत सारे नेफ्रॉन्स की एक्टिविटी काम करते चले जाएं, तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है बेटा, वो किडनी का इफेक्ट निकल आता है। तो वो यही कह रहे थे कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो टोटल एक्टिविटी आती है, जो टोटल रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट क्या होता है कि किसी भी सेल के अगर टोटल इंटरेक्शन मान पड़ा उस एक्टिविटी में 100 सेल्स हैं, उन 100 सेल के इंटरेक्शन का अगर हम सम टोटल कर दें बेटा तो समझ लीजिएगा कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी आ जाती है। क्लियर। लेकिन उन्होंने सब कुछ बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, द टोटल सम ऑफ द ऑल सेल्स फंक्शंस इज दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स फंक्शन। ठीक है ना। तो वो सब इन्होंने बताया, लेकिन ये एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वो चीज़ क्या थी कि हाउ द न्यू सेल ओरिजिनेट, किस तरीके से नई सेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि सब काम होता है, सब काम होता है, सब समझ में आ गया। लेकिन अगर आप इस तरीके से करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस तरीके से बना तो कहीं ना कहीं बहुत सारी सेल्स एग्रीगेट हुई होंगी, तो वो इतनी सारी नई सेल्स आई कहाँ से, ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर। दिस इज द एक्सेप्शन एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द सेल थ्योरी कि दे कांट एक्सप्लेन हाउ द न्यू सेल ओरिजिनेट। क्लियर। तो फिर इन 1855 एंड अनदर साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, याद रखिएगा 1855 में एक दूसरे साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो, और उन्होंने उस फैक्ट को क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया। और उन्होंने क्या कहा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्लियर। ही स्टेटेड दैट ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है, हमको नॉर्मल मतलब समझ में नहीं आया कि ओमनी, ओमनी तो एक हमने सुना था गाड़ी का नाम है, ठीक है ना बेटा, वो बात नहीं कर रहे हैं। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है कि it means every new cell is formed from pre-existing cells and their component। याद रखिएगा, it means every cell formed from by pre-existing cells and their component। तो वो कह रहे हैं कि हर कोई नई सेल
अपनी जो सेल्स एग्जिस्ट कर रही है, जो सेल्स पहले से है, उस सेल से और उसके कंपोनेंट से ही बनते हैं। और हमको थोड़ा बहुत पता भी है कि डिवीजन होता है माइटोसिस, और माइटोसिस में क्या होता है, वन सेल इज डिवाइडेड इनटू दी टू सेल्स एंड इन दिस सेल्स द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स यूटिलाइज्ड। क्लियर। और बेटा वही काम हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और उसके जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उससे एक नई सेल की फॉर्मेशन होगी, और इस तरीके से एक स्टेटमेंट के साथ में ये सेल थ्योरी क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। तो याद रखना, रुडोल्फ विर्चो कंप्लीट दी सेल थ्योरी, और उस सेल थ्योरी को हम मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। क्लियर। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल थ्योरी गिवन बाय शील्डिन एंड श्वान एंड विच साइंटिस्ट मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी, तो रुडोल्फ विर्चो। क्लियर। उसके बाद में एक और पॉइंट मैं आपको यही बता दूं कि विर्चो और नगेली, एक साइंटिस्ट और थे नगेली, इन दोनों ने ये बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल, बिकॉज ये सब बातें सही हैं, लेकिन अगर ये नहीं है तो बेटा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये सब बातें कर रहे हैं, इन सब बातों के लिए इसका होना जरूरी है, नई सेल का बनना जरूरी है। नई सेल अगर नहीं बनेगी तो ये जितने भी एग्जिस्टिंग पॉइंट्स हैं ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछता है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इस सेल थ्योरी को क्या नहीं कर पाते बेटा, फॉलो नहीं कर सकते। तो मेनली कौन से हैं, वायरस एंड विरियोइड्स डज नॉट एक्सप्लेन दी सेल या डज नॉट फॉलो दी सेल थ्योरी। याद रखिए, एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा बेटा, ये एक क्वेश्चन बनता है कि कौन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेल थ्योरी को जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, कौन से, वायरस एंड विरियोइड्स। याद रखिए, एक और फैक्ट बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, कि सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, ठीक है ना, कुछ फंजाई हैं जैसे राइजोपस, म्यूकर, ठीक है ना, ये भी एक सर्टेन पॉइंट्स पर, कुछ पॉइंट्स पर सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती। मतलब माइकोप्लाज्मा हो गया, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, ये सब भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कुछ पॉइंट्स पर सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। कुछ पॉइंट को फॉलो करते हैं, कुछ पॉइंट्स पर फॉलो नहीं करते। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता भी है इनके बारे में, तो आप बोलेंगे कि यस बट एट सर्टेन पॉइंट्स। क्लियर। हाँ, वायरस एंड विरियोइड्स डज नॉट फॉलो दी सेल थ्योरी कंप्लीटली। क्लियर दैट बेटा। तो यहाँ पर हमको सेल थ्योरी समझ में आया कि सेल थ्योरी किसने किसने दी, क्या क्या वो पॉइंट्स थे आपके। अगर आप 11th क्लास में हैं बेटा, तो आपके लिए एज अ थ्योरेटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी अच्छी थ्योरी आपको नॉर्मली एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, लेकिन वो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा। और अगर हम नीट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और हम नीट 12th प्लस वाले भी स्टूडेंट्स हैं, तो भी बेटा आपके यहाँ मैं 2-3 क्वेश्चन बता चुका हूँ कि कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिससे कि वो आ सकता है। क्लियर। अब इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं बेटा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लियर। हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। नॉर्मली आपने अगर छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ने जनरली आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि सेल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो मैंने बोर्ड पे जो लिखा है उसमें एक और सेल्स जोड़ी है मैंने, मीजोकैरियोटिक। क्लियर। तो बताऊंगा बेटा क्या होता है। जनरली मोटे तौर पर बेसिकली 2 ही सेल्स में डिवाइड होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं अगर आपको आ जाता है पूछने के लिए व्हाट इज मीजोकैरियोटिक सेल, तो मैं आपको कम से कम इतना बता दूं कि आप उस टर्म को सुनकर आप ये ना सोचें कि ये टर्म तो हमने पहली बार सुनी है। क्लियर। तो याद रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर। एक्चुअली मीजोकैरियोटिक सेल इज ऑल्सो अ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर। यहाँ जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा वो यूकैरियोटिक सेल्स में ही आते हैं, लेकिन हियर इज द सम डिफरेंस बिटवीन द मीजोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक, और आप यहाँ देख रहे होंगे दीज आर दी साइंटिस्ट विच गिव्स द टर्म प्रोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो बेटा टर्म से समझते हैं। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स इन दिस प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। व्हाट इट मीन्स प्रिमिटिव टाइप, क्या पुराने जमाने का न्यूक्लियस था कोई? बेटा पुराने जमाने का न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस ही नहीं था। क्या नहीं था? न्यूक्लियस ही नहीं था। मुझको एक बात बताइए, आप नॉर्मल अगर किसी भी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप पढ़ते हैं दिस इज द सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस। क्लियर, ये पढ़ते हैं ना, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। लेकिन दिस न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ड्यू टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके यहाँ घर में 2 रूम प्रेजेंट होंगे बेटा, 2 रूम। वो किसकी वजह से 2 रूम हुए? वो किसकी वजह से 2 रूम हुए? वो उस वॉल की वजह से 2 रूम हुए जो उन 2 रूम्स के पीछे मौजूद है। अगर आप उस वॉल को तोड़ दें तो वो एक ही रूम कहलाएगा, हाँ या ना? तो वही यहाँ पर है कि याद रखिए प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का मीन्स क्या हो गया कि इन दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस भी नहीं होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, क्योंकि कंटेंट तो न्यूक्लियस का प्रेजेंट है लेकिन उसको न्यूक्लियस कहने वाली चीज मौजूद नहीं है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट। क्लियर? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट। अब तो अगर हम ये बात करें कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया तो बेटा याद रखना कि न्यूक्लियस में यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका मेन काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट, टू कवर द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि क्रोमोसोम, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप कहेंगे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लेकिन इन द प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, तो जेनेटिक मटेरियल को कोई कवर करने वाला मौजूद नहीं है। तो इन दिस नेकेड डीएनए प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नेकेड डीएनए। क्लियर? नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब अगर काफी प्रिमिटिव टाइप का है तो यहां पर देखिए क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। तो सेल ऑर्गेनेल भी क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, स्फेरोसोम, ऑल दीज सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। या हम कह सकते हैं ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो आपको राइबोसोम को एक्सेप्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? बिकॉज राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर? तो जो भी सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन से बाउंड है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? अब एक और चीज़ आते हैं, देखो बेटा डीएनए को हम कंडेंस करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, मैं अपने आप को एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे सेल का साइज काफ़ी छोटा है। किसमें है बेटा? माइक्रोमीटर्स में है। क्लियर? लेकिन अगर हम उस सेल, माइक्रोमीटर के सेल के न्यूक्लियस जो उससे भी छोटा होगा और उसमें अगर जो डीएनए प्रेजेंट है उसकी अगर हम लंबाई को मिला लें तो इट इज़ अबाउट द 2 मीटर। याद रखना, एक फैक्ट है, 2 मीटर की लंबाई होती है एक सेल में, एक न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन वो डीएनए जो 2 मीटर लंबा है वो बेटा हमारे जरा से न्यूक्लियस में, जो माइक्रोमीटर्स में है, जो नैनोमीटर्स में भी जा पहुंचता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो बेटा कैसे प्रेजेंट हो सकता है? कंडेंस्ड फॉर्म में।
तो याद रखना कि सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंसेशन ऑफ डीएनए एंड दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन्स होती है बेटा? हिस्टोन। और याद रखिएगा वो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है बेटा? एब्सेंट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए की काफ़ी लंबाई ज़्यादा है, इसीलिए उसको कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होने के लिए डीएनए को क्या करना पड़ता है? हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करना पड़ता है। लेकिन इन प्रोकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट। तो याद रखिएगा इन दिस हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में जो एग्जाम्पल आता है वो कौन सा है बेटा? बैक्टीरिया। कौन सा एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं मीजोकैरियोटिक से पहले यूकैरियोटिक सेल की। तो देखो बेटा यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? यू माने क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स हियर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। द डीएनए, द क्रोमोसोम, द जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पर हम बेटा वही बात करेंगे कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is present and well developed nucleus occur। और क्या होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर। यहां पर अगर हम बात करें तो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, चाहे वो राइबोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, कुछ भी हो। इसके अलावा मैंने यहाँ लिखा था इन दिस हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ सुनिएगा बेटा, हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड विथ डीएनए। तो याद रखिएगा बेटा यहां पर हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट हो जाती है किसके साथ में? डीएनए के साथ में। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता ही है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। फंगल सेल भी जो है वो इसी में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं मीजोकैरियोटिक। अब कहेंगे साहब ये बात बताइए, ये हमने कुछ नया सुना है, ये बताइए। तो देखो बेटा मीजो में क्या होता है? मीजो मीन्स हो गया मिडिल, और कैरियोटिक मीन्स आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस। तो इसका मतलब क्या है कि इसका न्यूक्लियस किस में है? मिडिल में है। मिडिल का क्या मतलब है? मतलब इन दोनों के बीच में फंस गया है। तो हुआ क्या है? क्या इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आई है कि नहीं आई है? आई है तो कुछ अलग तो नहीं आई, या कुछ और कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नहीं बेटा, यहाँ पर चेंज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए नहीं है। यहाँ पर भी नॉर्मली इन दिस nuclear membrane is present। Nuclear membrane is present and well developed nucleus सॉरी। तो फिर अंतर कहाँ आया? सेल ऑर्गेनेल्स में, कि यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स बिल्कुल भी नहीं थे, यहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनेल्स आ गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ आए हो कुछ नहीं आए हो? नहीं, यहाँ भी अंतर नहीं है बेटा। तो अंतर किसमें क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ हाँ, तो देखिए यहां पर भी सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं? प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। फिर कहां प्रॉब्लम आई? यस, आप सही सोच रहे हैं।
बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि अब हम तीसरे पॉइंट पर आ चुके हैं कि हिस्टोन प्रोटीन के यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट था, लेकिन याद रखिए यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी, न्यूक्लियस भी डेवलप्ड नहीं था। तो याद रखिए बेटा यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुकी है, न्यूक्लियस डेवलप्ड हो चुका है, लेकिन इस केस में, बट इन दिस केस, इन दिस हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट। याद रखिएगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस केस में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। क्लियर? तो यहां पर डीएनए का कंडेंसेशन नहीं है, क्योंकि इन सेल्स में डीएनए इतना ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, इतना ज़्यादा लार्ज नहीं होता कि उसे कंडेंसेशन की जरूरत पड़े। ठीक है सर, समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल तो बताओ वो कौन है। हाँ, तो याद रखिएगा बेटा, वो एग्जाम्पल है आपका प्रोटिस्ट। कौन सा एग्जाम्पल बेटा, प्रोटिस्टा। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, कौन प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं वो इसमें आते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब हमने पढ़ा यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम एक एक सेल को उठाएंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर?